एक हाईली रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट, एक टॉप सीक्रेट रिसर्च एजेंसी के सीनियर ऑफिसर और एक डेंजरस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। 59-year-old DRDO scientist has been arrested. Filed the charge sheet. Leaked the sensitive data. Spilling secrets to Pakistani agent. मई 2023 पुणे के एक कोर्ट रूम में एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ट्रायल का सामना कर रहा था और ये इंसान थे डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट जिन्होंने भारत की कई टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के साथ शेयर कर दी थी। और ये इंफॉर्मेशन ब्रह्मोस मिसाइल, रफाल, आकाश और अस्त्रा मिसाइल सिस्टम और इवन न्यूक्लियर पावर्ड अग्नि 6 मिसाइल से रिलेटेड थी। यूं तो लाखों करोड़ों खर्च करके भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ फ्री में मिल गया था कुछ फेक प्रोफाइल्स के जरिए। ये एक क्लासिक केस था हनी ट्रैपिंग का। लेकिन ये कोई इकलौता केस नहीं। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश भर में एक लार्ज स्केल क्रैकडाउन किया गया और मल्टीपल आईएसआई के स्पाइस को अरेस्ट किया गया, तब उसमें भी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा शामिल थी और कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इसको भी हनी ट्रैप किया गया था। फिर थाने से मुंबई एटीएस ने एक जूनियर इंजीनियर रविंद्र वर्मा को भी पकड़ा, जिसको साउथ मुंबई नेवल डॉकयार्ड का एक्सेस मिला हुआ था। पिछले कुछ सालों में ऐसे हनी ट्रैपिंग के केसेस भारत में काफी कॉमन होते जा रहे हैं। फिर चाहे 2010 का माधुरी गुप्ता केस हो या कॉमोडोर सुखजिंदर सिंह केस, 2024 का प्रवीण मिश्रा केस हो या सत्येंद्र सिवाल केस, हर एक इंसिडेंट एक ही कॉमन कड़ी से जुड़ता है और वो है हनी ट्रैपिंग। भारत के लिए दिन ब दिन एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है, जिस पर उतना डिस्कशन नहीं किया जाता जितना करने की जरूरत है। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पर थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि ये इशू सरफेस लेवल पर जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा डीप, डिस्टर्बिंग और सीरियस है। क्योंकि हनी ट्रैप सिर्फ देश के इंपॉर्टेंट वीवीआईपीज को किया जा रहा है ऐसा नहीं है। आज के समय हम आप जैसे जो आम लोग हैं वो भी इसका शिकार बन रहे हैं। आईएसआई भारत के आम लोगों को भी, सिविलियंस को भी हनी ट्रैप करके भारत की सेना और सरकार की जासूसी करवा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बार इसमें पाकिस्तानी आईएसआई या अमेरिकन सीआईए का हाथ हो। देश में इंटरनली भी हनी ट्रैपिंग एक बड़ा कॉमन इशू है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल गेन के लिए हो या कुछ चंद पैसों के लिए। Honey trap, honey trap. Honey trap racket was busted in Madhya Pradesh, which targeted top bureaucrats, politicians, businessmen in the state. Lawmakers cutting across party lines have alleged that honey trap attempts were being made in Karnataka to achieve political goals. इसीलिए आज के इस वीडियो में जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है और कौन से वो स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हमारे देश की सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनिमी कंट्रीज और उनके वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसी से बचाई जा सकती है। देखो, हनी ट्रैप बेसिकली एक एस्पियोनाज टेक्निक है जिसमें किसी इंसान को प्यार, दोस्ती या फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू फंसाया जाता है। ये स्ट्रेटजी मोस्टली इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्रिमिनल्स या इवन फ्रॉडस्टर तक यूज करते हैं किसी भी टारगेटेड इंडिविजुअल को झांसा देकर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेने या उसको ब्लैकमेल करने के लिए। ये एक सोची समझी और एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जो टारगेटेड लोगों को इमोशनली वीक करते हुए उन्हें इजीली ट्रैप कर ले। भारत में ज्यादातर हनी ट्रैप के केसेस में पाकिस्तानी आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये लोग अक्सर देश में आर्मी या डीआरडीओ से रिलेटेड लोगों को टारगेट करते हैं या फिर ऐसे लोग जिनके पास किसी भी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो सकता है जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज कर सके। अब यूं तो हनी ट्रैपिंग कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस ट्रिक को एक्सटेंसिवली यूज किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये एक बड़ा फेमस हनी ट्रैपिंग केस है। माता हरी नाम की एक डच एक्सोटिक डांसर थी जिसने जर्मनी के लिए जासूसी करते हुए फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर से ढेर सारे सीक्रेट निकाले थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके बाद कोल्ड वॉर एरा में भी अमेरिकन सीआईए और रशियन केजीबी दोनों ने ही एक्सटेंसिवली हनी ट्रैपिंग को खूब इस्तेमाल किया था। आप अगर हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाने लगोगे तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में आपको विश्वकन्या का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये ट्रेंड यंग वुमेन होती थी जो दुश्मन के खिलाफ असैसिन्स की तरह इनको यूज किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ ओवर द ईयर्स ये हनी ट्रैपिंग का तरीका काफी बदल चुका है, इवॉल्व हो चुका है। इंटरनेट और सोशल मीडिया से पहले ये सब एक तरीके से प्लान किया जाता था, वहीं आज वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी के जमाने में हनी ट्रैपिंग के टेक्निक बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। प्री इंटरनेट एरा में सोशल सर्कल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। फिर कोवर्ट मीटिंग होती थी, फेस टू फेस सेडक्शन, हिडन कैमरास वगैरह के थ्रू फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए जाते थे जिसमें वो टारगेटेड इंडिविजुअल किसी फीमेल एजेंट के साथ, जो अक्सर यंग सेडक्ट्रेस लड़कियां हुआ करती थी, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में होता था। फिर ऐसी वीडियोस और फोटोज के जरिए उस इंसान को ब्लैकमेल किया जाता था सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने के लिए।
इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है केवी उन्नी कृष्णन का केस। ये श्रीलंकन सिविल वॉर के समय जब रॉ का इतिहास का सबसे पहला हनी ट्रैपिंग का केस सामने आया था। इस समय श्रीलंका और इंडिया वाले तमिल इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए एक पीस अकॉर्ड साइन करने वाले थे। दोनों तरफ से काफी दिनों से कॉम्प्रिहेंसिव नेगोशिएशन चल रही थी ताकि श्रीलंका के अंदर वॉरिंग फ्रैक्शंस के बीच में शांति लाई जा सके और ये जो पूरा इशू चल रहा था इसको फाइनली सेटल किया जा सके। लेकिन इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट को एक अजीब सी चीज पता चलती है। जो श्रीलंकन अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व थी वो पहले से ही इंडिया की क्लासिफाइड डिटेल से रूबरू थे। उन्हें इंडिया की तमिल मिलिटेंट से चल रही बातचीत की पूरी जानकारी होती थी। इवन इंडिया के आर्म शिपमेंट या वेपन कन्फिस्केशन से जुड़ी हुई जो खबर थी वो श्रीलंकन अथॉरिटीज को पहले से ही पता चल जाती थी। इनफैक्ट ये इशू इतना सीरियस हो गया था कि उस समय इसको लेकर एक जोक भी चला था। कहा जाता था कि श्रीलंकन के पास उन सवालों के भी जवाब मौजूद हैं जो इंडिया ने अभी तक पूछे ही नहीं है। इसके बाद होम मिनिस्ट्री को शक होने लगा कि कोई अंदर बैठ के डबल एजेंट वाला गेम खेल रहा है। फिर रॉ के बनने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फाइनली केवी उन्नी कृष्णन का नाम सामने आया, जो उस समय मद्रास बेस्ड श्रीलंकन तमिल मिलिटेंट्स के साथ भारत की नेगोशिएशन के इंचार्ज थे। लेट 1970s के टाइम पर उन्नी कृष्णन श्रीलंका में रॉ के हेड का पद संभाल रहे थे और उसी समय वहां एक अमेरिकन काउंसलर से उनकी दोस्ती होती है। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ये लोग साथ में कई एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल अफेयर्स तक कर चुके थे। अमेरिकन काउंसलर को यह भी पता था कि उन्नी कृष्णन को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को छिपाए रखने को लेकर काफी डर है। उनको डर था कि कहीं गलती से भी ये बात उनकी वाइफ को ना पता चल जाए। इस वाले पॉइंट को याद रखना क्योंकि इस पे हम लोग वापस आएंगे। इसके बाद उन्नी कृष्णन श्रीलंका में अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस इंडिया आ जाते हैं। कुछ समय बाद दिल्ली में पोस्टेड रहते हैं और फिर वापस से मद्रास ब्यूरो ऑफ रॉ में पोस्टिंग ले लेते हैं। यहाँ तक ड्यूटी के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में भले ही कुछ भी करें लेकिन देश के साथ कोई गद्दारी अभी तक इन्होंने नहीं की थी। लेकिन इसी समय आता है कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस जो सिंगापुर में भी बेस्ड थी, इसी समय वो बॉम्बे आती है और उन्नी कृष्णन से कांटेक्ट करती है। ये अपने आप को उसी अमेरिकन काउंसलर का दोस्त बताती हैं जिसकी उन्नी कृष्णन के साथ श्रीलंका में दोस्ती हुई थी। उन्नी कृष्णन को ये भी बताती है कि उस अमेरिकन ऑफिसर ने उन्हें बताया कि जब भी उसे लोनली फील हो या मेल कंपनी की जरूरत महसूस हो वो उन्नी कृष्णन से कांटेक्ट कर सकती है। अब उन्नी कृष्णन इस समय पर अपनी मिड 40s में थे और उनका कैरेक्टर भी कोई दूध का दूल्हा तो था नहीं। फिर और क्या, पहुंच गए उन्नी कृष्णन सीधा बॉम्बे उस लड़की से मिलने। फिर उसके बाद यूजुअली जो होता है वही सारी चीजें हुई। इसके कुछ समय बाद पैन अमेरिकन एयरलाइंस की एयर होस्टेस ने उन्नी कृष्णन को अपने खुद के कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स पर सिंगापुर भी बुलाया और इसी दौरान अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उन्नी कृष्णन और उस एयर होस्टेस की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज को कलेक्ट कर लिया। अब यहां तक उन्नी कृष्णन को भनक तक नहीं लगी थी कि वो किस जाल में फंस चुके हैं। इसके बाद एक दिन अचानक से दिल्ली में स्टेशनड एक अमेरिकन ऑफिशियल मद्रास पहुंचता है और उन्नी कृष्णन से मीटिंग के दौरान सिंगापुर में चुपके से ली गई सारी फोटोज उनके सामने टेबल पे रख देता है। ये सब देख के उन्नी कृष्णन के सिर पे मानो आसमान टूट पड़ा। अब आइडियली उन्हें खुद से ही हायर अथॉरिटीज के सामने खुद को सरेंडर करके पूरा इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन एम्बैरेसमेंट की वजह से वो फंसने की डर की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था कि उन्नी कृष्णन को हमेशा डर लगता था कि उनके कारनामे कहीं बाहर ना आ जाए, अमेरिकन सीआईए ने एग्जैक्टली इसका फायदा उठाया। उन्नी कृष्णन को इसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया गया कि या तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें देते रहो या फिर ये सारी फोटोज कल के दिन तुम्हारी वाइफ के सामने पहुंच जाएंगी। अब ये तो था इंटरनेट के पहले वाला जमाना, लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो रहे हैं, हनी ट्रैपिंग का प्रोसेस काफी आसान हो गया है क्योंकि लिटरली दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के किसी भी इंसान को फंसाया जा सकता है। लस्ट, सेडक्शन, वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना या ब्लैकमेल करना, ये सब फंडामेंटल चीजें हैं जो आज भी यूज होती हैं, बस ऑपरेशन का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू हनी ट्रैपिंग कैसे किया जाता है ये समझने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई का एग्जांपल लेते हैं। ये लोग हजारों की तादाद में कॉलेज गोइंग यंग गर्ल्स या को पहले ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहला काम शुरू होता है सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने से और सिंस इनके टारगेट इंडिया में होते हैं तो इन अकाउंट्स का नाम हिंदू लड़कियों के नाम पे रखा जाता है। फिर इन अकाउंट से जिनको टारगेट किया जाता है उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इसके बाद उनकी आदतों को ट्रैक किया जाता है, जैसे उन्हें क्या पसंद है, उनका डेली रूटीन क्या है। इसके अलावा उन्हें आईएसआई से फोन नंबर्स और फैमिली डिटेल्स का भी डेटा मिलता है ताकि जब भी कोई एजेंट किसी ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट करे तो उनके बारे में उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो, कैसे उनको हैंडल करना है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। फिर शुरू होती है चैटिंग, फिर चैटिंग से और ज्यादा चैटिंग और इवेंचुअली बात क्लोजनेस और इंटीमेसी तक पहुंच जाती है। अब क्योंकि ये लड़कियां इस क्राफ्ट में पहले से ट्रेन की जाती हैं तो उन्हें पता होता है कि कैसे कॉन्वर्सेशन को पर ले जाना है। जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है तो ये लड़कियां टारगेट को हिंट देना शुरू करती हैं और धीरे धीरे की बातें शुरू कर देती हैं। ये लड़कियां वीडियो कॉल्स करके अपने शिकार को फंसाती हैं, जो ये सोच रहे होते हैं कि उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी या प्राइवेट चैट्स सिर्फ उन दोनों तक सीमित है। लेकिन धीरे धीरे जब विक्टिम पूरी तरह से ट्रैप में आ जाता है, इनका भरोसा करने लगता है, तो ये लड़कियां उसे आईएसआई को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए मैनिपुलेट करती हैं, उनके ट्रस्ट और उनके अटैचमेंट का पूरा फायदा उठाकर। और अगर किसी टारगेट को इस तरह से मैनिपुलेट ना किया जा सके तो फिर नेचुरली दूसरा रास्ता होता है ब्लैकमेल। वीडियो कॉल ये जो
चैट इन्होंने की होती है उसके पहले से रिकॉर्ड बना लिए जाते हैं। जब ये लड़कियां रिकॉर्डेड वीडियो कॉन्वर्सेशन और चैट लीक करने की धमकी देती हैं तो ये विक्टिम्स के पास मजबूरी में आकर इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसी तरह से हनी ट्रैप होने का एक क्लासिक एग्जांपल है डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर का केस, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की एकदम स्टार्टिंग में बताया था। जून 2022 में इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है जब प्रदीप के व्हाट्सएप पर यूके का +44 नंबर वाला जो नंबर है उससे एक लड़की का मैसेज आता है, दिस ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम लंदन इज अ ग्रेट एडमायर ऑफ द वर्क यू आर डूइंग इन इंडिया। ये मैसेज एक ज़ारा दासगुप्ता नाम की लड़की का था जो लंदन बेस्ड एनआरआई होने का दावा कर रही थी। इस मैसेज के बाद ज़ारा और प्रदीप के बीच लगातार बातचीत होने लगती है। दोनों की कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे पर्सनल होती जाती है और इंटीमेसी पे बात आ जाती है। एक दिन ज़ारा ने कैजुअली बताया कि उसको डिफेंस का बहुत ज्यादा शौक है क्योंकि प्रदीप डीआरडीओ में डिफेंस के डायरेक्टर थे, उनका भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उस दिन के बाद प्रदीप और ज़ारा के बीच में इंडियन डिफेंस पर बहुत बातें होने लगी। इसके बाद धीरे धीरे ज़ारा ने प्रदीप को ऑब्सीन फोटोज और वीडियोस भेजनी शुरू कर दी, जिसने प्रदीप का भरोसा और ज्यादा जीत लिया। प्रदीप ज़ारा को ब्लाइंडली टेस्ट करने लगे थे और इसके बाद क्या हुआ ये आप इमेजिन कर सकते हो। और जो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को दी उसमें ब्रह्मोस और रफाइल भी इंक्लूडेड थे। इसकी सेंसिटिविटी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसमें ब्रह्मोस और रफाइल दोनों हमने यूज किए थे। अब हालांकि बाद में महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर पकड़े गए और ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब उन्होंने खुद ही कबूल करा और उसके बाद उन्हें जेल भी हुई, लेकिन फिर भी ये केस अभी ब्लैकमेल की स्टेज पे नहीं पहुंचा था। उससे पहले ही प्रदीप कुरुलकर समझ गए थे कि वो हनी ट्रैप हो चुके हैं और ज़ारा दासगुप्ता की नाम की पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर अरुण मारवा या लखनऊ के एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर के साथ भी सिमिलर केसेस हुए थे जहां उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उनसे इंफॉर्मेशन निकाली गई थी। इसके अलावा कई बार तो इन टारगेटेड इंडिविजुअल्स के फोन और लैपटॉप में मैलवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। जैसे प्रवीण मिश्रा के केस में हुआ। सोनल गर्ग नाम की एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने हनी ट्रैप किया था। इसने डीआरडीओ के प्रोड्यूस ड्रोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आईएसआई के हाथ लगने में बहुत मदद करी थी। देखो हनी ट्रैप आज के समय इतना कॉमन हो चुका है कि चाहे कोई भी कितना भी एजुकेटेड या इंटेलिजेंट हो, हनी ट्रैप का शिकार बनने का रिस्क सबको रहता है। अक्सर जब हम लोग ऐसी न्यूज सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे यार कितने गधे लोग हैं, ऐसे कैसे बेवकूफ बन गए। लेकिन आज के समय सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि हनी ट्रैप होने के पीछे जो रीजन है सिर्फ बेवकूफी नहीं होता है, बल्कि इसमें साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सिचुएशनल फैक्टर शामिल होते हैं जिसके चलते लोग मोस्टली अननोइंगली इस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जिन्हें हनी ट्रैप किया जाता है ये लोग अक्सर हाई पोस्ट पे जॉब करते हैं, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करके सोचते हैं कि वो इजीली धोखा पहचान लेंगे, लेकिन यही सोच उनके गार्ड्स को डाउन कर देती है और उनका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर एक मेजर रोल कंफर्मेशन बायस का भी होता है। जब कोई टारगेट हनी ट्रैप हो रहा होता है तो उसको उसका फेक रिलेशनशिप भी जेन्युइन रिलेशनशिप लगने लगता है। उसको लगता है कि सामने से जो लड़की उसे दिन भर अच्छी अच्छी बातें कर रही है, उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, अटेंशन दे रही है और तो और अपनी प्राइवेट फोटोज तक भेज रही है, वो फेक कैसे हो सकती है। ऐसे में वो इंसान सिर्फ वही सिग्नल्स नोटिस करता है जो उसके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिलीफ को कंफर्म करते हैं। ऐसे करके जो हर एक रेड फ्लैग आता है जिससे वो शायद वो बच सकता था उसे इग्नोर करने लगता है। ऊपर से उसे ऐसा लगता है कि जब सामने वाला मुझसे इतना इंप्रेस हो गया है तो उससे उसको ईगो बूस्ट मिलता है और आसानी से उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन मैन में लोनलीनेस और आइसोलेशन कोई नई चीज नहीं है और फॉरेन हनी ट्रैप एजेंट्स अक्सर इसका फायदा उठाते हैं। ये सब हाईली इंपॉर्टेंट जॉब्स जो लोग करते हैं अक्सर इनके साथ नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी होती है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और सीक्रेटिव होता है, तो नेचुरली ये हाई स्ट्रेस जॉब्स होती हैं। सबके साथ ये चीजें शेयर करना भी अलाउड नहीं होता है। फिर अलग अलग जगह पोस्टिंग होने की वजह से ये लोग अकेला महसूस करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ या गर्लफ्रेंड से दूर रहते हैं और ऐसे में किसी खूबसूरत यंग लड़की का अटेंशन मिलना इन्हें काफी स्पेशल फील कराता है। तो आप समझ ही सकते हो उन्हें क्या फील होता होगा। इसके अलावा हनी ट्रैप्स की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इससे काफी आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एक व्हाट्सएप मैसेज या फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल काफी होता है और बदले में ग्लोबल रीच मिल जाती है। फिर सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से कोई भी कहीं से भी बैठ के किसी को भी हनी ट्रैप कर सकता है और अगर पकड़े गए तो कोई खास कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। इसमें वेपन्स या फिजिकल रिसोर्सेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस माइंड गेम यूज होता है और खर्चा भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये काफी यूजफुल टूल है। और फिर एक मेजर रीजन ये भी है कि ज्यादातर ओल्डर जनरेशन के लोग जो हाई पोस्ट पे रहते हैं, ज्यादातर बड़े ऑफिसर्स के लीडर्स या काफी एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एजेड भी होते हैं और इन्हें डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन डिसेप्शन समझने में काफी टाइम लग जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये सबको रोका कैसे जाए। तो देखो हनी ट्रैप को पूरी तरह से इरेडिकेट करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस देश में इंपॉर्टेंट पोस्ट संभालते हैं, तो लगभग सबकी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं प्रेजेंस है। ऐसे में कुछ लोग इन सब में फंस जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप के जरिए इसे कम किया जा सकता है। एटलीस्ट हनी ट्रैप
ट्रैप्स जो इतने फ्रीक्वेंटली हैं वो नहीं होंगे। हनी ट्रैप से बचने का सबसे बड़ा तरीका है अवेयरनेस, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप, जिससे लोग हनी ट्रैपिंग टैक्टिक्स और उनसे बचने के तरीके को समझ सकें। रियल लाइफ केसेस, स्टडीज या डॉक्यूमेंट्रीज भी मदद कर सकती हैं, जिससे लोग रियल एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं कि कैसे एजुकेटेड और पावरफुल लोग भी कभी कभी ऐसे ट्रैप में फंस सकते हैं। इस तरह के वीडियोस भी हेल्पफुल होते हैं। जब लोगों को इस तरह के केसेस का पता चलेगा तो वो भी अगर किसी के ट्रैप में भी फंस रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि ये शायद हनी ट्रैप हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल हाइजीन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए। सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग का ध्यान रखना और अननोन प्रोफाइल से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अनयूजुअल अटेंशन और इनकंसिस्टेंट स्टोरीज जैसे रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी भी सस्पिशियस इंटरेक्शन को टाइम पे पहचाना जा सके। इसके अलावा प्रोफेशनल बाउंड्रीज और इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको लगे कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है आपके ऊपर, तो शीशे के सामने जाकर के अपना चेहरा देखो एंड टेल योरसेल्फ कि क्या मैं इस लायक हूँ। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कोई हम वैसे सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। दे आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रैप यू। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग फ्लैटरी या इमोशनल सपोर्ट के चक्कर में ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। फिर एम्बैरेसमेंट या ज्यादा फंसने के चक्कर में अक्सर लोग ऐसे इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते। सस्पिशियस बिहेवियर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना भी एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है हनी ट्रैप्स को रोकने के लिए। आखिर में नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा कोई मजाक की बात नहीं है। हर साल ऐसे केसेस एक के बाद एक आते जा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में कोई खास चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि ये बात भी सच है कि जैसे जैसे नई जनरेशन के लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बनते जाएंगे, इन हाई पोस्ट को मैनेज करना शुरू करेंगे, हनी ट्रैपिंग के जो केस है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल स्फीयर को लेकर नई जनरेशन में ठीक ठाक अवेयरनेस है। इनको इंटरनेट की अंधेरी गलियों के बारे में अच्छे से पता। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर पॉलिसी मेकिंग लेवल पर अब सीरियस कुछ डिसीजन लेने चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस पे एटलीस्ट एक डिस्कशन की शुरुआत होनी चाहिए। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।